आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट हो रखा है, जिसकी लास्ट क्लास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कंप्लीट किया था। आज हम आगे के कुछ और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे किरचॉफ इक्वेशन, क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और जूल एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जूल एक्सपेरिमेंट का हम कोफिशिएंट देखेंगे और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का अलग से हम कोफिशिएंट देखेंगे। दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट होगा, दोनों के कोफिशिएंट के यहाँ पे बात करेंगे। तो ये होंगे आज की क्लास के हमारे टॉपिक, जिसके बीच में हम गिब्स फ्री एनर्जी की भी बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि होगा यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। मेनली यहाँ पे 6 क्राइटेरिया की बात करने वाले हैं, एक एक करके सारे को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। सिक्स टाइप के क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, वहां पे हमने चेंज इन एंट्रोपी की बात की थी। चेंज इन एंट्रोपी यानी कि डेल एस, ठीक है, यूनिवर्स यदि इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्वल हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में है तो Q अपॉन टी रिवर्सिबल वाला। यदि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल अपॉन टी। क्लियर है? और डेल एस यूनिवर्स होता है डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। यूनिवर्स होगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा वो है डेल एस एट कॉन्स्टेंट u एंड v इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है और इसको हमें प्रूव करना है। तो u हमारा इंटरनल एनर्जी, v वॉल्यूम हो जाएगी, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है। अब यहाँ पे देखो, डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट ले रखी है इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम। अब u एंड v ये दोनों कांस्टेंट है। यदि हमने किसी टर्म को कांस्टेंट लिया है तो उसके चेंज की बात करेंगे, यानी कि डेल u और डेल v, उनका चेंज क्या हो जाएगा? कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का चेंज की हम बात करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल u इज इक्वल टू q प्लस w, क्योंकि इसके लिए तो हमें q की नीड होगी। तो डेल u इज इक्वल टू q प्लस w, डेल u इज इक्वल टू q माइनस p डेल v। डेल v हमारी 0, डेल u भी क्या होगा? 0। तो q यहाँ पे क्या हुआ? q भी क्या हुआ? 0 के इक्वल है। और ये q है कहाँ पे है? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे q हमारा 0 होगा। डेल s होता है q अपॉन t। अब q 0 है तो डेल s भी क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल होगा। मान लीजिए q डेल s है, ये हमारा सराउंडिंग वाला है। तो किसी भी टर्म को हमें स्पॉन्टेनियस करवाना है तो स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो इस प्रोसेस को हमें स्पॉन्टेनियस लेके आना है। स्पॉन्टेनियस के लिए हमारे पास दूसरा क्या होगा? डेल सिस्टम होगा। तो सिस्टम क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डेल एस ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 कहाँ पे? सराउंडिंग में। सिस्टम में क्या कर दिया हमने? ग्रेटर देन 0 हो गया। तो कुल मिला के आपको क्या देखने को मिला? डेल एस एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सेकंड हमारे पास है डेल u एस v लेस देन एंड इक्वल टू 0। डेल u यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, s यानी कि एंट्रोपी, v यानी कि वॉल्यूम, और s v यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। चेंज की बात करें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की। तो अब इसको हमें प्रूव करना है। डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, यही हमने बात की थी ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट हमें गिवन है, एट कांस्टेंट एस एंड
V, यानी कि एंट्रोपी और वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। यदि ये कांस्टेंट है, S और V यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इनका चेंज जीरो के इक्वल हो जाएगा। डेल S और डेल V इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट हमें गिवन है। मान लीजिए डेल S है, सिस्टम हमारा जीरो के इक्वल है। अब हमें प्रोसेस को क्या करना है, स्पॉन्टेनियस लेके आना है, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे स्पॉन्टेनिटी की, यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं। तो यदि प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस लेके आनी है, ये जरूरी नहीं है कि सिस्टम है तो हम सराउंडिंग किसी भी एक को ले ले। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए सिस्टम जीरो के इक्वल है, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल S है, सराउंडिंग हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, तभी तो हमारी वो क्या होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे दिखेगी। बट हमें इसकी बात नहीं करें, हम बात करें हैं डेल U की। तो अभी हमने बता दिया, ये तो हमने बात की है S की। जब S यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट था तो उसका चेंज जीरो हो जाएगा, और सिस्टम का चेंज यदि जीरो है एंड सिस्टम में एंट्रोपी का चेंज जीरो है तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, जीरो से ज़्यादा होगा। क्योंकि यूनिवर्स का क्या होता है, यहाँ पे देखो ओवरऑल हमारा क्या आना चाहिए, जीरो से ज़्यादा आना चाहिए या फिर जीरो के इक्वल हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करें एट कांस्टेंट, दूसरी टर्म हमारे पास है वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ डेल U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल U इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल V। वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट तो चेंज इसका जीरो के इक्वल आ जाएगा, डेल U इज इक्वल टू क्यू, डेल U यहाँ पे क्यू के इक्वल होगा। क्यू कहाँ पे, हीट कैपेसिटी कहाँ पे होगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू वी के ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, क्यू वी के इक्वल हो जाएगा। और डेल यू हमारा, और जो हमारी क्यू वी है यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, तो ये किसकी इक्वल होती है, देखो डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये जीरो के इक्वल, जीरो से क्या होगी, ये ग्रेटर देन होगा, तो ये क्या होगी, लेस देन होगी, ये क्या होगी, लेस देन होगी। अब ये लेस देन होगी तो डेल यू भी क्या होगा, लेस देन हो जाएगा और इक्वल टू जीरो एट कांस्टेंट एस और वी। और इसी को हमें प्रूव करना था, इसी को हमें प्रूव करना था। ये थी हमारी सेकंड क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे थर्ड क्राइटेरिया ऑफ ए स्पॉन्टेनिटी की। तो थर्ड क्राइटेरिया होगा डेल एस एट कांस्टेंट एंथैल्पी एंड प्रेशर इज इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो। अब हमें इसको प्रूव करना है, ये हमारे पास है थर्ड क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का। देखो यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास है डेल एस यूनिवर्स होगा हमारे पास, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एट कांस्टेंट एंथैल्पी एंड प्रेशर। अब एंथैल्पी और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है तो इनके चेंज की बात करेंगे, यानी कि डेल एच और डेल पी हो जाएगा यहाँ पे जीरो के इक्वल। एंथैल्पी हमने फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया था, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। एंथैल्पी होगा हमारे पास डेल एच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आता है, क्यू पी के इक्वल आएगा, क्यू पी के इक्वल आएगा। और ये देखो डेल एच हमारा जीरो है तो क्यू पी भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। देखो डेल यू तो क्यू वी के इक्वल आता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल एच हमारा क्यू पी के इक्वल आता है क्योंकि ये होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जो इंटरनल एनर्जी है उसके फंक्शन होते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम, इसलिए वहां पे क्या लेते हैं हम, वॉल्यूम को। और यहाँ पे जो फंक्शन होंगे एंथैल्पी के साथ होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। तो टेम्परेचर तो दोनों में कॉमन है और जो डिफरेंट है वो क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर की हीट कैपेसिटी होगी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जीरो के इक्वल होगा क्योंकि डेल एच जीरो तो क्यू पी भी क्या हो जाएगा, जीरो। और डेल एस यदि हम बात करें सराउंडिंग क्यू अपॉन टी, ये जीरो है तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो डेल एस सिस्टम की बात करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्पॉन्टेनिटी चाहिए प्रोसेस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ग्रेटर देन भी जीरो है और इक्वल टू भी जीरो है, दोनों है। तो हम कह सकते हैं
डेल एस एट कॉन्स्टेंट एच और पी, यानी कि एंथैल्पी और प्रेशर पे इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ क्राइटेरिया की। फोर्थ क्राइटेरिया डेल एच एस पी ये लेस देन 0 और इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब इसकी बात करेंगे। डेल एच होगा चेंज इन एंथैल्पी, ये हमारे पास एंट्रोपी और प्रेशर है, ये दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है। ये दोनों क्या होंगे? यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। तो एट कांस्टेंट एस एंड पी, जब एस और पी हमारे पास कांस्टेंट है तो इसके चेंज की बात करेंगे, यानी कि डेल एस और डेल पी वो हो जाएंगे 0 के इक्वल। कोई भी टर्म है वो कांस्टेंट है तो उसकी चेंज 0 के इक्वल होगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? अब यहाँ पे डेल एस 0 है, यानी कि मान लीजिए डेल एस सिस्टम के लिए 0 हो गया, तो सराउंडिंग के लिए क्या होगा? क्या चाहिए हमें? स्पॉन्टेनिटी देख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस के लिए 0 से ज्यादा होगा। सराउंडिंग वाला क्या हो जाएगा? 0 से ज्यादा। तो ये हमने डेल एस की बात की अभी। अब हम बात करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो डेल एच हमें पता है क्यू पी के इक्वल होगा। ठीक है, क्यू पी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर का कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्रेशर का चेंज नहीं है तो इसलिए डायरेक्टली हम इसको 0 के इक्वल नहीं लिख सकते। डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी लिख सकते हैं, या फिर देखो यहाँ पे डेल एस सिस्टम है वो हमारा होगा क्यू पी अपॉन टी, यही होगा ना, क्यू पी अपॉन टी के इक्वल होगा। सिस्टम नहीं, सिस्टम तो हमने 0 मान लिया, तो यहाँ पे सराउंडिंग लेंगे। सराउंडिंग लेंगे, हमने क्या कहा? ये 0 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगी? लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये लेस देन 0 होगी, तो यहाँ पे क्यू पी हो सकता है लेस देन 0, तो डेल एच भी क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसलिए डेल एच एट कॉन्स्टेंट एस और पी लेस देन 0 और इक्वल टू 0 हमारा किसके अकॉर्डिंग है? ये हो जाएगा। ये हमने फोर्थ क्राइटेरिया की बात की है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ क्राइटेरिया की। फिफ्थ होगा हमारे पास डेल ए। डेल ए एट कांस्टेंट टी और वी, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहीं से हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की बात करेंगे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की। ठीक है, तो इसी से हमारे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी आ जाएगी और ये जो क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का वो भी हम प्रूव कर देंगे। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। डेल एस ग्रेटर देन क्यू अपॉन टी, ये है इरिवर्सिबल के लिए, और रिवर्सिबल की बात करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यदि हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बता रहे तो हम ये भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी, यानी कि ये इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों के लिए हमने कॉमन लिख दिया। अब यहाँ पे हम बात करें हैं डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हमें यहाँ से क्यू कैलकुलेट कर, टी इधर जाएगा, टी डेल एस। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू हमें क्या चाहिए? यहाँ से क्यू चाहिए, तो क्यू को एक साइड रखेंगे, डब्ल्यू को दूसरी साइड लेके आएंगे, तो क्यू इज इक्वल टू डेल यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू है, ये क्या होगा? क्योंकि हम बात क्या करते हैं यहाँ पे, देखो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा ना, सॉरी, क्यू हमारा लेस देन होगा डेल एस से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू की जगह टी डेल एस, टी डेल एस लिख सकते हैं। ठीक है, डेल यू माइनस डब्ल्यू। वर्क की बात करें यहाँ पे तो डेल, इसको डब्ल्यू को इधर लेके जाएंगे प्लस में होगा, और टी डेल एस को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। डेल यू माइनस से टी डेल एस, ये हमारे पास आया है। अब यहाँ पे मान ले हम एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो W होगा यहाँ पे हमारे पास है डेल U माइनस T डेल S माइनस S डेल T, ये होगा T डेल S डेल T। अब हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल T क्या हो जाता है, 0 के इक्वल। तो W हो जाएगा यहाँ पे डेल U। यहाँ पे मान लीजिए हमने T को बाहर डेल को यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। डेल को यदि बाहर कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ क्या रहेगा, T और S होगा। W हमारा क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल, इनमें से फिर कॉमन लिया तो U माइनस टी एस, यही होगा। अब ये जो U माइनस टी एस है, U माइनस टी एस है, यही हमारा A है। ये लिख सकते हैं हम डेल A, डेल A। तो डेल A क्या होगा, इससे W से लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन होगा W से। और हम लेस देन की ही बात करें यहाँ पे, इससे क्या होगा, कम होगा, और इक्वल टू लिख रखा है। तो ये हमारा जो डेल A है यही होगा हमारे पास है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, यही हमारे पास क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो A होता है हमारे पास Q माइनस टी एस, डेल A हो जाएगा यहाँ पे डेल U माइनस टी एस, या फिर इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आया है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। यदि हम इसके चेंज की बात करें, यदि हम इस चेंज की बात करें कि हमें चेंज क्या देगा, जो डेल A है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जो चेंज है ये हमें क्या दे रहा है, वो देखो, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क that can be observed from system at constant volume, temperature, at constant temperature। ठीक है, समझ आया यहाँ तक सभी को कि जो ये डेल A है, ये इसका जो चेंज है ये हमें बताएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क का क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट जो हम ऑब्जर्व करते हैं सिस्टम से एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही हम बात की थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बात की थी। इसीलिए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, इसी को हम वर्क फंक्शन भी कह देंगे। क्लियर है, इसी को हम वर्क फंक्शन कह देंगे। इसी के साथ साथ है इफ देयर इज नो एक्सपेंशन, देयर इज नो एक्सपेंशन compression, एक्सपेंशन compression वर्क डन, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट होगी और वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, तो हमारे पास डेल A एट कांस्टेंट T और V लेस देन एंड इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमने बात की हमारे 5th क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, साथ में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बारे में बात कर ली, जो कि है A इज इक्वल टू U माइनस टी एस। ठीक है, चेंज लेंगे तो इधर भी हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम बात करेंगे 6th क्राइटेरिया के बारे में। 6th क्राइटेरिया से हम बात करेंगे फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। अभी हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बात की है 5th क्राइटेरिया से। 6th क्राइटेरिया से हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे गिव्स फ्री एनर्जी। क्लियर है, तब यहाँ से हम बता देंगे डेल जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो आपने ध्यान दिया होगा मेनली हम 0 और 0 से ज़्यादा ग्रेटर देन 0 जहाँ दिखा रहे हैं वो हमारा डेल एस है। बाकी मेनली सभी में हम लेस देन 0 ही दिखा रहे हैं या फिर इक्वल टू 0 दिखा रहे हैं, यही कर रहे हैं हम। अब ये हमें प्रूव करना है। हम बात करें वर्क डन की, जो अभी हमने लास्ट में बात की है 5th क्राइटेरिया में। वर्क डन यदि हमारे पास है
एक्सपेंशन, यदि इफ देयर इज नो एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क डन, तो वहाँ पे हमने कहा था कि वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारा लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो के लेस देन जीरो और इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा हमारा डेल ए। अब यही हम बात कर रहे हैं, यदि वर्क हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन ना हो तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा प्रेशर, क्योंकि डेल यू और डेल जी में यही तो डिफरेंस होता है हमारा। तो यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे, उससे पहले देखो यदि हमें सिंपली हम वर्क डन की बात करें, W होगा हमारा P डेल V। अब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, टोटल, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास है W नॉन PV प्लस PV। PV हमारा नॉर्मली है P डेल V माइनस P डेल V होता है, ठीक है, ये इसी के इक्वल होगा। अब हम बात करें फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल U इज इक्वल टू Q और W के लेके आएंगे तो माइनस W माइनस W, ये हो जाएगा Q के इक्वल। अब W यहाँ पे किसके इक्वल है, W यहाँ पे ये हमारे पास है, ठीक है। टोटल की बात करें हम वर्क डन की, हम PV और नॉन PV की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास Q होगा वो किसके इक्वल होता है, डेल TS के इक्वल होगा। और डेल TS क्या होता है, देखो डेल S ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है Q अपॉन T के। तो हमारे पास Q हम देखेंगे वो हो जाता है T डेल S के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम W, देखो ये हमारे पास जो W है, इस W की जगह हम रखेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो डेल U माइनस W नॉन PV प्लस, ये प्लस नहीं है, ये क्या हो जाएगा फिर माइनस होगा ना, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। W P V इज इक्वल टू Q, ये होता है माइनस P डेल V के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल U माइनस P नॉन PV प्लस P डेल V। ये भी लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। क्लियर यहाँ तक सभी को, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे हम प्रेशर की बात करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, बट हमें यहाँ पे बात करनी है सिर्फ इसकी। यदि इसकी बात करेंगे, इसको एक साइड लेके आएंगे और T डेल S को एक साइड, क्योंकि हम वर्क डन के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे। तो सबसे पहले W वर्क डन नॉन PV इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V माइनस T डेल S, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये भी लिख सकते हैं हम। अब हमने कहा कि हमने प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया। अब प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट, जो P डेल V है, तो यहाँ पे V डेल PV आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो नहीं दिखेगा आपको। वर्क डन नॉन PV डेल U प्लस P डेल V प्लस V डेल P माइनस T डेल S, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डेल U प्लस P डेल V है और साथ में V डेल P, यानी कि डेल हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, U प्लस PV, और ये इक्वल हो जाएगा डेल H के। तो हम इसको डेल H लिख सकते हैं, वर्क डन नॉन PV डेल H, यहाँ पे क्या है माइनस T डेल S। अब हम बात करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे, अभी हमने प्रेशर को लिया था, अभी हम टेम्परेचर कांस्टेंट देखेंगे। तो यहाँ पे T डेल S है तो S डेल T, यानी कि टेम्परेचर में भी चेंज होगा। W नॉन PV डेल H माइनस T डेल S माइनस S डेल T, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले डेल H माइनस डेल हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास TS रहेगा। हमने फिर से डेल को कॉमन ले लिया, तो अब होगा H माइनस TS। अब ये जो हमारे पास है, ये होगा हमारे पास G के इक्वल, गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होगा। क्लियर है, G होगा हमारे पास, यहाँ लिख सकते हैं G होगा H माइनस TS। चेंज की बात करेंगे, डेल G इज इक्वल टू डेल H माइनस TS हो सकता है, ठीक है। डेल H माइनस T डेल S, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला है गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, बट ये इससे क्या ले रहे हैं हम, चेंज की बात, ये चेंज है इसका, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी।
if there is no expansion compression work that is प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो डेल जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम ये देखो, अभी हमने सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी की बात की है कि इसका ये फॉर्मूला आएगा, ये रहा। अब हम बात करेंगे इसके चेंज की भी बात करेंगे, आगे इसके हम चेंज की बात करने वाले हैं। देखो, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी with pressure at constant temperature, with pressure at constant temperature। किसने चेंज? गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि कर्ली जी अपॉन किसके साथ में? प्रेशर कर्ली पी एट कांस्टेंट टी। और ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए हम बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ली जी अपॉन कर्ली पी एट कांस्टेंट टी, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, करली जी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू वी हो जाएगा। अभी वी यहाँ से आएगा, ठीक है। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे, अगर चाहो तो हम करके दिखा सकते हैं, बाकी आप खुद से करके देख लेना कि इसका हम डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं इस पूरी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारे इसके इक्वल आएगा, करके देख लेना। इसका हमने डिफरेंशिएशन करवाया है, ये जो ऊपर हमने लिखा है, तो ये किसके आएगा? v के इक्वल आएगा। अब यहाँ से डी जी इज इक्वल टू, यदि हम डी पी को इधर लेके जाएंगे तो वी डी पी डी जी इज इक्वल टू वी, हमारा आइडियल गैस की बात करें हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी, ये हम रखेंगे v की जगह एन आर टी अपॉन पी डी पी। हमें करवाने इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पे एन आर टी कॉन्स्टेंट होगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, G1 से G2 और इधर P1 से P2 के विद रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। dg का है G1 से G2 और इधर एन आर टी ये कॉन्स्टेंट है, P1 P2 dp अपॉन p, इनका हमें इंटीग्रेशन करवाना है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? G2 माइनस G1, G2 माइनस G1 क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, डेल जी यानी कि चेंज, तो यहाँ पे डेल जी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एन आर टी, और इसका हम इंटीग्रेशन करवाएंगे तो एल एन पी टू अपॉन पी वन, ये आए हमारे पास P2 अपॉन P1। ये तो हमने प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में बात की है। यदि हम वॉल्यूम के साथ बात करें, यदि हम इसी का वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट में चेंज की बात करेंगे तो डेल G इज इक्वल टू एन आर टी एल एन V1 अपॉन V2, और डेल G को हम G2 माइनस G1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये है वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट में और ये है प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब मान लीजिए, देखो ये हमारे पास क्या है? G2 माइनस G1 इज इक्वल टू एन आर टी एल एन P2 अपॉन P1, ये एन आर टी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास है। अब मान लीजिए जो G1 है वो हो जाएगा G0 और G2 है वो हो जाएगा G, हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। G1 है G0 के इक्वल लिखेंगे, G2 होगा ये लिखेंगे हम G के इक्वल, और जो P1 और P2 है तो P2 हमारा P हो जाएगा, P1 हमारा P नोट हो जाएगा, ठीक है। और जो P नोट है वो इक्वल होगा 1 बार के इक्वल, सिर्फ 1 बार के इक्वल हमने P1 को लिखा है जिसको हम P नोट से डिनोट कर रहे हैं। P2 यानी कि जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं तो उसको हमने 1 बार यहाँ पे नहीं लिखा है। अब यहाँ पे देखो, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। G2 हमने माना यहाँ पे G माइनस G0 इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी अपॉन पी नोट, यही हमने माना है, ठीक है। अब यहाँ पे
G माइनस जी नोट, ये हम ले रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ पे G नोट के साथ यानी कि P नोट, और P नोट यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है तो हम सिर्फ T भी लिख सकते हैं, सिर्फ टेम्परेचर पे। P हमारा क्या है 1 बार के इक्वल होगा। इतना क्लियर है सभी को। अब ये जो हमारा N है इसको इधर से मैं रिमूव करना, तो क्या करवा देंगे, डिवाइड बाई N ऑन दी बोथ साइड है, डिवाइड बाई N, तो G बाई N माइनस G नोट बाई N इज इक्वल टू RTLN P। यही होगा क्योंकि P नोट हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ तक। अब ये जो G अपॉन N है ये होगा न्यू के इक्वल, और ये न्यू है, ये है केमिकल पोटेंशियल, ये होगा केमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ से हमने चेंज की बात की है, गिव्स फ्री एनर्जी के चेंज की बात की है, साथ में बताया है ये हमारे पास क्या है, केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और वो इक्वल होगा G बाई N के लिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, आगे हमारे पास है करली G अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P, ये होगा माइनस एस के इक्वल, ये होगा माइनस एस के इक्वल होगा। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ए हमारे पास रिएक्टेंट है, बी हमारे पास प्रोडक्ट है। ए रिएक्टेंट के साथ कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वो हमारा स्मॉल ए है, और यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है स्मॉल बी। अब यहाँ पे हम डेल जी की बात करेंगे चेंज की, तो वो क्या हो जाए, अभी तक हम बात कर रहे थे डेल जी होगा, वो होगा G2 माइनस G1। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे बी जी बी माइनस ए जी ए। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करवा दें, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हमें ये लेके आना है टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे, डेल कर ले डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, बी करली जी बी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी माइनस ए करली जी ए अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी। यही होगा यहाँ तक। अब आगे देखो, यहाँ पे करली डेल जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी। अब ये हमारे पास क्या है, माइनस एस यानी कि एंट्रोपी के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी एस, एस किसके लिए, बी के लिए, एंट्रोपी किसके लिए है, बी के लिए। और इधर हमारे पास देखो माइनस एस होगा तो माइनस ये है, माइनस एस तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए एस ए इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यदि हम माइनस यहाँ से कॉमन ले ले, बी एस बी माइनस ए एस ए, यही होगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं करली डेल जी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, ये है माइनस, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डेल एस को। डेल एस यानी कि एंट्रोपी में चेंज बता रहा है, फाइनल माइनस है इनिशियल, ये एस, तो ये आ गया यहाँ पे डेल एस के इक्वल। क्लियर यहाँ तक सभी को। करली डेल जी, ये तो हमने बात की थी जब डिफरेंशिएशन करवाया था हमने टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम इसका रिवर्स कर दें, यहाँ पे हम प्रेशर के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करवा दें और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें, तो यहाँ पे तो हमारे पास एंट्रोपी आया था, अब यहाँ पे हमारे पास डेल वी आएगा, ये हो जाएगा डेल वी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। यदि आप इसमें भी आगे इस टाइप से कुछ चेंज देखना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखनी है। बाकी इसमें चेंज करना चाहें तो करली डेल जी इज इक्वल टू डेल वी, ये इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या होगा डी पी। हमें करवाना इसका इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करवाएंगे यहाँ पे G1 G2 P1 P2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डेल G2 माइनस डेल G1 इज इक्वल टू डेल वी P2 माइनस P1, ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे हमने ये जो इक्वेशन ली थी ए रिएक्टर से बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई थी, तो वहाँ पे हमने चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की बात की थी। यदि हम अब इसी इक्वेशन में चेंज इन एंथैल्पी की बात कर देंगे तो वहाँ से हमें किर्चॉफ इक्वेशन देखने को मिलेगा। करके देखते हैं कैसे होगा। यही हमारे पास इक्वेशन है
ए से प्रोडक्ट बी की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, H2 माइनस H1, यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है तो हम लेंगे BHB माइनस AHA। अब हम इसी का डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, del H अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू B करली HB अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट माइनस A करली HA अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P। अब इसको ध्यान से देखो, करली H अपॉन करली T ये आपको कैसा दिख रहा है, CP के जैसा दिख रहा होगा, तो इसकी जगह हम CP लिख सकते हैं B CP माइनस A CP, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। CP को हम यदि कॉमन ले लें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्या है, डेल CP फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, डेल CP करली डेल H अपॉन करली T एट कॉन्स्टेंट P इक्वल होगा डेल CP के। अब यहाँ पे हम इस डेल T को इधर लेके आए तो करली डेल H इज इक्वल टू डेल CP करली T, इसका हमें इंटीग्रेशन करवाना है H1 से H2 T1 से T2, ये हो जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल CP T2 माइनस T1। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ये हमारे पास है किरचॉफ इक्वेशन, ये है किरचॉफ इक्वेशन, या फिर हम लिख सकते हैं डेल CP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 अपॉन T2 माइनस T1, ये भी हम इसे लिख सकते हैं, ये होगी किरचॉफ इक्वेशन। इससे पहले हमने इसी इक्वेशन पे चेंज इन गिब्स फ्री अप्लाई किया था, उसका डिफरेंशिएशन कर रहा था। अब हमने यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी लिया है और इसी का भी हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। अब इससे हमें किरचॉफ इक्वेशन की फॉर्मेशन देखने को मिली। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वो होगी क्लेसियस क्लेपियन इक्वेशन। क्लेसियस क्लेपियन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें क्या बताता है, क्या देता है, देखो, it gives the relation of change in pressure with respect to temperature at constant equilibrium। क्या होगा, चेंज इन प्रेशर यानी कि करली P अपॉन किसके विद रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है, क्लेसियस क्लेपियन इक्वेशन। इसके लिए एक फेज डायग्राम देखेंगे, इसका फेज डायग्राम है, फेज डायग्राम है, जनरल फेज डायग्राम है, जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखें एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा है, इधर क्या है, बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा हमारे पास रिएक्टेंट है, बीटा हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो किस पे होंगी ये, यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो एट गिवन पॉइंट, यहाँ पे यदि कोई गिवन पॉइंट है, ए या बी कुछ भी गिवन पॉइंट है, तो वहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे। अब हम बात करें डेल जी की, डेल जी क्या होता है, यहाँ पे अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जी बीटा माइनस जी अल्फा यही होगा, और डेल जी ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो डेल जी बीटा इज इक्वल टू जी गामा, ये हो जाएंगे इक्वल। अब हम टेम्परेचर हमने लिया था टेम्परेचर T और प्रेशर P, अब हम ले एट टेम्परेचर T प्लस डी टी, यानी कि टेम्परेचर में कुछ चेंज हो रहा है, साथ में प्रेशर में भी कुछ चेंज हो रहा है, P प्लस डी पी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो अभी भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे ही होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ में डेल जी होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, जी बीटा माइनस जी अल्फा, यही होगा। अब की बार इसको हमने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है, या फिर हम लिख सकते हैं डेल जी इज इक्वल टू डी जी बीटा माइनस डी जी अल्फा, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल होगा।
क्लियर। तो यहाँ से डी जी बीटा इज इक्वल टू डी जी अल्फा, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। डेल जी इज इक्वल टू जी बीटा माइनस जी अल्फा, ये हमने देखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। डेल जी इज इक्वल टू जी बीटा डैश जी अल्फा डैश, ये हमने देखा है एट टेम्परेचर T प्लस डी टी एंड प्रेशर P प्लस डी पी, इस पे हमने ये देखा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब डेल जी होता क्या है, डेल जी होगा क्या, वो देखो। डेल जी होगा हमारे पास माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, यही होता हमारा। तो हम बात करिए होता हमारा डेल जी, हम बात करेंगे यहाँ पे जी बीटा इज इक्वल टू जी अल्फा, ये इक्वल हो जाएंगे रिवर्सिबल प्रोसेस पे एट इक्विलिब्रियम पे। तो इसके जगह हम ये वैल्यू रखेंगे माइनस एस बीटा डी टी प्लस वी बीटा डी पी इज इक्वल टू माइनस एस अल्फा डी टी प्लस वी अल्फा डी पी। सेम टर्म को सेम साइड लेके आएंगे, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे। तो माइनस एस बीटा डी टी प्लस एस अल्फा डी टी इज इक्वल टू वी अल्फा डी पी माइनस वी बीटा डी पी। यहाँ पे हमने डी टी कॉमन ले लेंगे, तो एस अल्फा माइनस एस बीटा डी टी इज इक्वल टू वी अल्फा माइनस वी बीटा और डी पी कॉमन ले लिया यहाँ से हमने। क्लियर है। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो कहाँ जाएगा, इसके अपोन में जाएगा, और डी टी किधर, डी पी के अपोन में जाएगा। एस अल्फा अपॉन एस अल्फा माइनस एस बीटा वी अल्फा माइनस वी बीटा इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमने बात की है क्लेसियस क्लेपियन इक्वेशन की। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। क्लेसियस क्लेपियन इक्वेशन की यहाँ पे बात की है। अब इसके दो केस हम डिस्कस करने वाले हैं, केस फर्स्ट और एक होगा केस सेकंड। केस फर्स्ट में हम बात करेंगे ओनली कंडेंस्ड फेज, ओनली कंडेंस्ड फेज डायग्राम देखा था हमने। तो यहाँ पे सिर्फ कंडेंस्ड फेज यदि है, कंडेंस्ड फेज यानी कि सॉलिड से लिक्विड या फिर सॉलिड से सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे वेपर या फिर गैसियस फॉर्म आपको देखने को, गैसियस फेज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा कंडेंस्ड फेज में। क्या देखा अभी, एस अल्फा माइनस एस बीटा अपॉन वी अल्फा माइनस वी बीटा अप इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। इसको हम लिख सकते हैं डेल एस, ये हो सकता है डेल वी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। डेल एस होता है हमारे पास है डेल एच अपॉन टी, डेल एच अपॉन टी, ये हमने देखा था फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। क्लियर है। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको डेल एच अपॉन टी और साथ में डेल वी तो रहेगा ही, ये इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे मान लीजिए इस डी टी को हम इधर लेके जाएं, तो डी पी इज इक्वल टू डेल एच टी डेल वी डी टी। इसका हमें इंटीग्रेशन करवाना है, इंटीग्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पे देखो P1 से P2 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल वी डी टी अपॉन टी, T1 से T2 इधर आएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल वी, और ये हो जाएगा हमारे पास एल एन T2 अपॉन T1। यह है हमारे पास, यह है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस जब हमने लिया था सिर्फ कंडेंस फेज। अब हम लेंगे यहाँ पे गैसियस फेज का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। अभी हमने गैसियस फेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया था, अब हम गैसियस फेज का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हम दिखाएंगे केस सेकंड में। इफ गैसेस आर इन्वॉल्व, यदि गैसेस में इन्वॉल्व है यानी कि सॉलिड से गैसेस या फिर लिक्विड से गैसेस फेज में कन्वर्जन हम बात करेंगे। तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल
एच अपॉन टी डेल वी। और यहाँ पे जो डेल वी होगा, यहाँ पे जो डेल वी होगा वो क्या होगा, देखो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कौन है, यहाँ पे गैसेस फेज होगा, यानी कि वी जी माइनस वी एस सॉलिड के लिए या फिर लिक्विड के लिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं अप्रोक्सीमेट किसके, वी जी के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे हम वी जी वी लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एच टी वी जी। अब डी टी को हम इधर लेके आएंगे तो डी पी इज इक्वल टू डेल एच टी वी जी, और ये क्या है, डी टी है। अब ये जो वी जी है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। ये हम रख देंगे इस वी की जगह पे, तो ये आएगा हमारे पास डी पी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, पी अपॉन एन आर टी, और ये क्या है, डी टी। डी टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हमें इसका इंटीग्रेशन भी करवाना है P1 से P2 तक, इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी। अब हमने देखो ये वी जी, ये हमने आइडियल गैस, क्योंकि अब यहाँ पे गैसेस का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यहाँ पे यूज किया है। इससे पहले गैस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके हमने पी की वैल्यू वी की वैल्यू हमने पुट नहीं की थी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो डेल एच अपॉन टी, यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर होगा। टी स्क्वायर बाद में क्या है, डेल एच, यहाँ पे पी को इधर लेके जाएंगे पी, और ये हो जाएगा एन आर, इसका इंटीग्रेशन करवाना है T1 से T2, और ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। इंटीग्रेशन करवाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल एन P2 अपॉन P1 डेल एच अपॉन एन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, या फिर लिख सकते हैं एल एन P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन एन आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो ये हमने दो केस देखे हैं क्लेसियस क्लैपियन इक्वेशन में। क्लेसियस क्लैपियन इक्वेशन हमने देख ली यहाँ पे, फेज डायग्राम में इसको हम डिस्कस करते हैं फेज में। और ये इसके दो केस हैं, एक तो ये केस हो सकता है कि वहाँ पे गैस का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, दूसरा केस हो सकता है कि गैसेस का इन्वॉल्वमेंट हो। तो दोनों के लिए आपको डिफरेंट फॉर्मूला देखने को मिलेंगे, ये जहाँ पे गैस का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये जहाँ पे गैस का इन्वॉल्वमेंट था, तब हमारी क्लेसियस क्लैपियन इक्वेशन है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम बात करेंगे जूल एक्सपेरिमेंट। जूल एक्सपेरिमेंट, जूल एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, इट गिव्स द वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बना, वेरिएशन इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि कर्ली यू अपॉन किसके साथ, वॉल्यूम के, कर्ली वी एट कांस्टेंट टी। ये क्या कह रहा है, जूल एक्सपेरिमेंट, यही तो कह रहा है इसकी डेफिनेशन। तो ये हमने बना दिया, इसके बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर है पानी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे जो ए है और बी है, ठीक है, बीच में क्या है, यहाँ पे स्टॉपर भी लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो ए है, इन ए में क्या होगा, यहाँ पे गैस होगी। ए में क्या होगा, इस वाले पोर्शन में हमारे गैस होगी। बी वाले में क्या होगा, यहाँ पे ये कंप्लीटली है इवैक्यूएटेड। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे ये हमारे पास वाटर है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का जो चेंज होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब टेम्परेचर का चेंज 0 के इक्वल है। हम बात करें यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन की, फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, Q हमारा 0 के इक्वल होगा, फ्री एक्सपेंशन में Q 0, और T हमारा कांस्टेंट यानी कि डेल T इज इक्वल टू 0। ये हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। वहाँ पे हम बात करें साइक्लिक प्रोसेस की, तो वहाँ पे डेल U हमारा 0 होता है, क्योंकि डेल U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डेल
टी के, तो ये भी किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। डेल यू यहाँ पे 0 हो जाएगा और क्यू यहाँ पे 0 है, डेल टी यहाँ पे क्या है, 0, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा आप सभी को। हम बात कर रहे थे इसकी, इसको कैसे लेके आएंगे, हम इसी की अब हम बात करेंगे। देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू हमारा क्या है, 0 है, इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डी यू इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका हमने क्या करना है, वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका डिफरेंशिएशन करवाना है। तो यहाँ पे होगा हमारे पास करली यू अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी टी टी, ठीक है, डी टी। अब इससे पहले देखो, ये हम बाद में अप्लाई करेंगे, इससे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे करवाएंगे। जो हमारा इंटरनल एनर्जी है उसके फंक्शन होंगे टी और वी। तो एक बार तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया, दूसरी बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। डेल यू हमारा क्या है, 0 है। अब ये वाली जो टर्म है ये आपको दिख रही होगी सी वी के इक्वल, ठीक है, सी वी के इक्वल, बट यहाँ पे क्या है साथ में डी टी, और डी टी हमने अभी बताया क्या है, 0 के इक्वल। तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 प्लस करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टी डी वी। करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टी डी वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी वी को हम इधर लेके आए, तो करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। यही हम बात कर रहे थे, ठीक है। जूल एक्सपेरिमेंट में हमारा वेरिएशन था इंटरनल एनर्जी का, किसके साथ, वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो 0 के इक्वल आएगा। अब ये बात आपको याद रखनी है, 0 के इक्वल होगा कब, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। यदि आइडियल गैस की हम बात नहीं कर रहे हैं तो वहां पे इसके अलावा यानी कि एक्सपेंशन में हम बात करेंगे तो डी वी 0 के इक्वल नहीं होगा, डी वी 0 उधर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, वो वाला केस देख लेंगे। यहाँ तक हमने बात की है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जब ये 0 के इक्वल, डी वी 0 के इक्वल नहीं होगी, डी वी हमारी 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो केस होगा वो होगा एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। तो डी यू इज इक्वल टू करली यू अपॉन करली टी एट कांस्टेंट वी डी टी प्लस करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टी डी वी। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हमने इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बे, डी यू हमारा क्या है, ये तो हमें पता है, ये तो 0 ही था, डी यू तो हमारा 0 ही था, इसका डी वी पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसके अलावा ये हमने कहा था क्या है, सी वी डी टी प्लस करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टी डी वी। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करवा देंगे, तो देखो सी वी कांस्टेंट है, तो डी टी अपॉन डी वी एट कांस्टेंट यू प्लस करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टी। इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि पहले से ही डिफरेंशिएशन फॉर्म में इसका होगा, करली वी अपॉन करली वी एट कांस्टेंट यू, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको हम इधर लेके जाएंगे, यानी कि करली यू अपॉन करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस सी वी करली टी अपॉन करली वी एट कांस्टेंट यू, ये होगा। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है करली टी अपॉन करली वी एट कांस्टेंट यू, ये होगा हमारा ईटा, इसे हम कहेंगे जूल कोफिशिएंट, ये होगा जूल कोफिशिएंट। क्लियर है, ये हुआ जूल कोफिशिएंट। सी वी हमारी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हो जाएगा जूल कोफिशिएंट। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब इसके दो केस हो सकते हैं, दो केस देखने को मिलेंगे, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट आइडियल गैस के लिए और केस सेकंड यानी कि रियल गैस में क्या होगा, जूल कोफिशिएंट।
आइडियल गैस में तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, करली टी अपॉन करली वी एट कॉन्स्टेंट यू इज इक्वल टू जीरो। जो अभी हमने लास्ट में देखा था कि आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जूल एक्सपेरिमेंट ही जीरो हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। बट रियल गैस के लिए बात करेंगे तो रियल गैस में जीरो के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे फिर से दो कंडीशन, एट ए हाई प्रेशर और एट ए लो प्रेशर। हाई प्रेशर और लो प्रेशर में यदि हाई प्रेशर है तो वहाँ पे रिपल्शन होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा। लो प्रेशर पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, जूल एक्सपेरिमेंट में, जूल कोफिशिएंट में हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे होगा वेरिएशन इन एंथैल्पी, वहाँ पे वेरिएशन था इंटरनल एनर्जी में। जूल एक्सपेरिमेंट में, थॉमसन में क्या होगा, वेरिएशन इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी। इसके बारे में हमें बात करनी। तो यहाँ पे क्या है, एच, यहाँ पे एच है तो एच के फंक्शन कौन होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर होगा। फिर से वही जहाँ लास्ट में हमने इंटरनल एनर्जी की बात की थी, इंटरनल एनर्जी के हमारे फंक्शन थे टेम्परेचर और वॉल्यूम, उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या था। सिमिलर हम यहाँ पे भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। डी एच इज इक्वल टू करली एच अपॉन करली टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस करली एच अपॉन करली पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे डी एच को जीरो मत लिख देना क्योंकि वहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट था। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा डेल टी डेल यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल यू वहाँ पे जीरो होगा, फ्री एक्सपेंशन में क्यू भी जीरो था तो डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा, वो एक अलग बात थी। बट यहाँ पे डी एच जीरो नहीं होगा डायरेक्टली यहाँ से। अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करवाते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट एच, ठीक है, एट कांस्टेंट एंथैल्पी। एंथैल्पी अब कांस्टेंट रखेंगे तो हमारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। करली एच अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, पहले से ही डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है, अपॉन पी एट कांस्टेंट एच प्लस करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी, करली पी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट एच, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू करली एच कांस्टेंट पी करली टी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट एच। अब ये आपको दिख रहा होगा सीपी के जैसा, डेल एच अपॉन डेल टी हमारा क्या होता है, सीपी के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं करली एच अपॉन करली पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस सी पी करली टी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट एच, ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है करली टी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट एच, ये होगा जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और इसको डिनोट करते हैं म्यू जे टी से। म्यू जे टी से हम इसे डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसके फिर से दो केस होंगे इसके भी, एक आइडियल गैस के लिए और एक रियल गैस के लिए। क्या देखा हमने, करली टी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट एच, और ये क्या है म्यू जे टी। एक तो आइडियल गैस के लिए, एक हम बात करेंगे रियल गैस के लिए। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए तो ये जीरो हो जाएगा, आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर। रियल गैस में क्या होगा, रियल गैस में जीरो के इक्वल ना होके करली टी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट एच इज इक्वल टू 1/Cp 2A अपॉन आर टी माइनस बी, ये इसके इक्वल होगा रियल गैस में, रियल गैस में इक्वल होगा इसके। अब इसके फिर से 3 केस आपको देखने को मिलेंगे रियल में, इसमें तो जीरो के इक्वल होगा, इसमें कोई केस नहीं बनेगा।
फर्स्ट केस ये होगा यहाँ पे कि मान लीजिए एट लो प्रेशर या फिर हम कहें एट लो टेम्परेचर, ठीक है। लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की यहाँ पे हम बात करेंगे तो जो ये है 2A/RT ये ग्रेटर देन होगा B से, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन B हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन B होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी, पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी तो 0 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि करली T अपॉन करली P एट कॉन्स्टेंट H इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, 0 से कुल मिला के ज़्यादा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब सेकंड केस ये हो सकता है इसका, लो प्रेशर पे हम देखा है, अब हम देखेंगे मॉडरेट लेवल पे, यानी कि उसे हम कहेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर पे हम देखेंगे तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2A/RT इज इक्वल टू B। ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इन्वर्जन टेम्परेचर को TI से हम डिनोट करेंगे। क्लियर है। अब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे तो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि करली T अपॉन करली P एट कॉन्स्टेंट H इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर 2A/RT लेस देन B हो जाएगा। अब ये B से कम, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी, नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये 0 से कम होगी। तो करली T अपॉन करली P एट कॉन्स्टेंट H ये क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन 0, नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो इसके 3 केस हमने देखे हैं। तो ये हमने बात की है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट की बात की है जो होगा μJT। क्लियर है यहाँ तक सभी को। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जब हम इसके PYQ करवाएंगे तो ये सारे जितने भी फॉर्मूला है बार बार रिवाइज होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। पूरा डेरिवेशन करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। आप यहाँ से देखो, जैसे आपने वीडियो को सुना है, नोट्स बनाए हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको एक पेज पे अलग से लिख लेना, उनको आपको याद करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो जो मेन फॉर्मूला है वो आपको याद होने चाहिए। डेरिवेशन करने बैठेंगे तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला आपको रट लेना है, ठीक है। बाकी डेरिवेशन आप समझ ले तो अच्छी बात है, वो आपके काम आ जाएगा। थैंक यू।